प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का जिम्मा संभालने वाले ओम प्रकाश सकलेचा जी। सकलेचा जी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होने वाली है उसमें एमएसएमई पर और खासकर स्टार्टअप उद्योगों पर खासा फोकस कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी मुक्त कैसे मध्य प्रदेश को बनाए, इस दिशा में जो सरकार का अभियान है उसकी महती जिम्मेदारी सकलेचा जी के पास है। तो आइए सकलेचा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कैसे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने में सहायक होगी और क्या नया मध्य प्रदेश इस दौर में करने जा रहा है। सकलेचा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही कि जीआईएस होने वाली है मध्य प्रदेश में फिर से, और खासा फोकस आप लोग एमएसएमई पे कर रहे हैं और स्टार्टअप उद्योगों पे कर रहे हैं। लगातार कई इवेंट उस दौरान होने वाले हैं। एक तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है, 80 देशों के प्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को क्या सौगात आप देना चाहते हैं? देखिए, अभी कुल मिलाकर सबके पीछे एक ही भाव है जी, बेरोजगारी नाम के कलंक से मुक्ति पाना। उसके बाद दूसरा विषय आएगा कि आदमी की क्षमता से बहुत छोटा काम पे उसको जो अटका हुआ है और लाइफ का फ्रस्ट्रेशन उसका है उसको मिनिमाइज करना, तब जाकर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ वास्तव में हम बन पाएंगे। मैं अगर उस एंगल से लूं तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। एमएसएमई की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1.5 साल में हमने 5000 से ज्यादा नई इंडस्ट्री को शुरू किया। उसमें 1.5 साल में 5000 से ज्यादा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास ये चार्ट है और उस चार्ट में 56,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया जो हो चुका है। तो ये कोरोना के बाद मात्र 1.5 साल मिला है जी, क्योंकि 1.25 साल वो चला गया, 1.5 साल कोरोना का चला गया, कैलकुलेट कर लो बचा। तो इस 1.5 साल में हमने ये अचीव किया, क्योंकि 1 साल बचा है 10 महीने। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण एक और विषय था, मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट भी। आईटी में भी हमने 45,000 लोगों का डायरेक्ट रोजगार दिया। तो कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास हमारा रोजगार ऑफिशियल डायरेक्ट रोजगार हो गया। ये जो मुख्यमंत्री जी जो 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं, इसके ये अतिरिक्त हो रहा है। वो देखिए, देयर आर 3 टाइप से जॉब हो रहे हैं जी। एक हो रहे फैक्ट्री में नया रोजगार का सृजन का काम जी। एक हो रहा है कि सर्विस और ट्रेडिंग के रोजगार का काम। जब हम किसी को बिना इंटरेस्ट के सब्सिडाइज, बिना गारंटी के लोन देते हैं तो वो भी कुछ काम करता है। कुछ नौकरियां 1 लाख डायरेक्ट सरकार ने टारगेट किया था, लेकिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएंगे हम। तो ये सब चीजों को जब मिलाते हैं तो हम 10 लाख से ज्यादा रोजगार इस साल में दे चुके हैं। ये तो बड़ी उपलब्धि है। 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार का आपका दावा है। और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चार्ट देते हैं हमेशा। वे इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों को इतना इस काम के लिए लोन दिया, उसके इतने लोगों का रोजगार मिला। तो क्या है, उसमें रेपुटेशन का विषय मिनिमाइज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोकस है कि नए सृजन ज्यादा से ज्यादा कैसे करें मैन्युफैक्चरिंग में। और मैं वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का जो वाक्य है वो केवल एक वाक्य नहीं है, उसके पीछे पूरी एक बहुत बड़ी रणनीति है। कैसे चाइना ने, जिसने पूरी दुनिया का 60% तक के शेयर का मैन्युफैक्चरिंग अपने पास लेके अपनी बेरोजगारी से मुक्ति पाने का काम किया, उसमें सेध लगाई गई और आज पूरी दुनिया चाइना के प्रोडक्ट से अपने आप ही नाराजगी करने लगी और उस नाराजगी से हमारे यहाँ एकदम तेजी से उसका मैन्युफैक्चरिंग का दबाव बढ़ा।
20 लाख रोजगार जो आप कह रहे हैं, तो इसमें वो स्वरोजगार भी है जो लोन लेकर लोगों ने शुरू किए, और वो स्वरोजगार भी है जो बगैर लोन लिए, जैसे कोई पान ठेला खुलता है, कोई पंचर दुकान खुलता है, क्या ये भी शामिल है उसमें? नहीं, सर्टेनली जिसमें लोन लिया वही शामिल है, बिना लोन वाला नहीं है। जो सरकार ने जिसमें अपनी मदद करी है, उस मदद से जो पैदा हुआ है सिर्फ वही है। गांव गांव में छोटे छोटे उद्योग लगे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने, अब महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाने के सप्लाई करने लगी, ऐसी कई चीजें होने लगी। तो अल्टीमेटली समबडी इज एम्प्लॉयड ना, काम तो कोई ना कोई आदमी कर रहा है, तो वो सब काम की टोटलिंग है। दूसरा, 3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हो रहा है। साइंस में पहली बार अब हमने आईटी में जॉब क्रिएट किए। दूसरा, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी बना रहे हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये पहली बार हम तेजी से अब बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो बाहर की कंपनियां आएंगी, हमने ब्रांडेड 100 कंपनियां से 45 क्लस्टर ऑलरेडी बना लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं बाहर की कंपनी है, ये अपने मन में क्यों नहीं है, क्यों है, क्या वीडियोकॉन देसी नहीं है, क्या गोदरेज देसी नहीं है, क्या आपके बहुत सारी इंडियन कंपनियां काम कर रही है, तो वो कंपनियां भी काम कर रही है। फिर तीसरा जो एलिमेंट आ रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट में हमने 45 क्लस्टर चालू करे। अब 45 क्लस्टर बहुत बड़ी बात है देश में, प्रदेश में इसके पहले पिछले 50 साल में भी 20-25 क्लस्टर से ज्यादा कभी नहीं बने। हम 45 बना चुके और 100 का मार्क हम अगले 3 महीने में क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, इसलिए क्लस्टर फॉर्मेशन में गए। तीसरा, एक बड़ा गंभीर विषय ध्यान में आया कि एमएसएमई, चूंकि मैं खुद इंडस्ट्री चलाता था इसलिए मुझे अंदाजा है, उनके फेल्योर का सबसे बड़ा कारण होता था पहले या तो शॉर्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मारवाड़ी में हम कहते ओछी पूंजी धनी ने खावे, शॉर्ट ऑफ कैपिटल ईट अवे द इन्वेस्टर, तो वो बात होती थी। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के 10 से 15% होते थे। आज वो टेक्नोलॉजी के 80% हो गए और शॉर्ट ऑफ कैपिटल के केवल 20% बचे, क्योंकि कैपिटल बाजार में कई सोर्सेस से उसको मिल जाती है। सेक्रेटरी जी, जो ऐसे उद्योग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो शॉर्ट ऑफ कैपिटल या टेक्नोलॉजी कारण पिछड़ रहे हैं, तो उनको बूस्ट करने के लिए कोई स्कीम्स है क्या आपके पास कि उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए? वी आर परमिटिंग। आज हमने हमारे डिपार्टमेंट में तय कर दिया कि कोई भी फैक्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट जब भी बदलना हो, वो तुरंत लिखित में परमिशन देगा। विद इन 7 डेज हम परमिशन उसको परमिट कर देते हैं, जब तक कोई हैजार्डियस प्रोडक्ट ना हो। उसे कोई जरूरत नहीं है कि पहले प्रोडक्ट चेंज करने का मतलब जमीने की लीज कैंसिल करना, ये धमकाना, वो धमकाना, वो सब हमने हटा दिए। हमने कई ऐसे नियम हटा दिए जो एक साथ 3 से 5 साल की क्लियरेंस, हर साल का जो पुनः वो उनका पत्र नवीनीकरण कराना पड़ता था, लाइसेंस, वो सब हटाने की कर दिए। ऐसे कई, अब हमने नक्शे पास करने के अधिकार, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें हमें कारपोरेशन के पास नहीं जाना, हम खुद, हमारा जीएम खुद अधिकार देगा। तो ऐसे कई नियम बदले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रेटिंग इसीलिए सुधरी। और टेक्नोलॉजी, आईटी और एमएसएमई जब तीनों का मिश्रण करते हैं और स्टार्टअप को जोड़ते हैं, स्टार्टअप का बहुत बड़ा इस इन्वेस्टर समिट में काम होने वाला है। मैं खुद भी दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में भी था, अभी तो 10 एमओयू किया अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते इंदौर में जाके 22 तारीख को ही किए मैंने। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी खुद उपस्थित थे। और ये सब चीजें बेसिकली उनका मार्केट सपोर्ट कैसे बढ़ाए, उन छोटे व्यक्ति जो मन से आता है उसको थोड़ा सा संबल मिल जाता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप की ब्रांडिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि नए लोग स्टार्टअप करें,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। इंदौर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर भी आपने बना रहे हैं, स्टार्टअप को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी की सारी समस्या का हल सिर्फ स्टार्टअप है? नहीं, जैसे शरीर के कई अंग हैं, हर अंग का अलग अलग काम है, ऐसे ही ये तीनों डिपार्टमेंट या चारों या बिजली या सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम है। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई से पैदा होता है। उसी एमएसएमई में ही स्टार्टअप, एक 80% स्टार्टअप एमएसएमई का ही एक पार्ट होता है बेसिकली। चूंकि उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको कैटेगराइजेशन किया गया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का विषय आता है। जब तक हम टेक्नोलॉजी फास्ट अपडेट नहीं करेंगे तो यूनिट का सर्वाइवल और जो एम्प्लॉयमेंट की सस्टेनेबिलिटी आसानी से नहीं आती है। तो ये सपोर्टिंग है। अभी स्टार्टअप का इन्वेस्टर समिट में रहेगा विषय। एमएसएमई का अभी तक हम ये दोनों बात सोच रहे हैं कि चाहे वहीं करें, चाहे हम भोपाल में आकर 1 या 2 दिन, 1 महीने बाद अलग से करें, क्योंकि हम कम से कम और 5 से 10 हजार और नई इंडस्ट्री शुरू कर देंगे 2023 में। कम से कम 5,000 से मिनिमम और 10,000 तक का हमने टारगेट। इसके लिए जो नई इंडस्ट्री आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या इसके लिए स्किल्ड लेबर वर्कर हमारे पास हैं? क्या इतना शुरू करने की क्षमता वाले युवा हमारे पास हैं कि उतने संसाधन उनके पास मौजूद हैं, वो शुरू कर पाए? देखिए, संसाधन की आज की तारीख में कमी नहीं है, युवाओं में उत्साह की भी कमी नहीं है। दिक्कत सिर्फ डायरेक्शन की है। डायरेक्शन अगर मिल गई तो काम हो जाएगा। एक आपका पुराना आपने कहा था बीच में कि 80% सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और इंडस्ट्रीज की माने जो अभी जीआईएस में जो आएंगे वो भी वहां पर भी मंच पे भी कहेंगे, और पिछली कई इन्वेस्टर समिट में हमने सुना है वो सबसे ज्यादा बड़ा हर्डल जो है ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी मंशा इतनी अच्छी है, सरकार की आपकी मंशा है, इसमें ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं बाधक बनती है? देखिए, क्या है, नियमों की व्याख्या करना हर व्यक्ति का अपनी सोच का तरीका है। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का शब्द जो आया कि हम उनके या सिस्टम में ऑटोमेटिक कितनी चीजें क्लियर करवा सके कि उसे मिनिमम पॉसिबल किसी भी जगह डिपार्टमेंट में जाना पड़े। और आज का जमाना वो आ गया कि फिजिकल तो जाना ही नहीं चाहिए, सब ऑनलाइन करना चाहिए। आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना अच्छा है, आप लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, फिर जब मुख्यमंत्री किसी जिले की समीक्षा करते हैं तो उनको डांट फटकारना क्यों पड़ता है कि फलाने उद्योगपति का काम नहीं हो रहा है, उसका अटका है? एक बात बताओ, जिंदगी में सुधार आखिरी क्षण तक, जब तक आपकी शरीर पे अग्नि ना लगे तब तक की गुंजाइश होती है। तो आप उसे कम क्यों करना चाहते हैं? सुधार तो जिंदगी भर चलेगा, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करेगी। अधिकारियों का, डिपार्टमेंट का सिस्टम ऐसा बना दें कि कोई आने वाले उद्योगपति देखिए बाधक ना बने। ईज ऑफ डूइंग का मतलब ही वही है कि भैया मिनिमम इंटरेक्शन विद द पीपुल करना है ताकि मैक्सिमम ऑटोमेटिक काम, और वही प्रयास चल रहा है। और हमारी रेटिंग बहुत सुधरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। क्या है कि कई चीजें होती है। एक टाइम था जब हमारे पास बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इंस्टीट्यूशन उतने नहीं थे, इंस्टीट्यूशन में उस तरीके के टीचर्स नहीं थे। 500 रुपए का टीचर क्या क्वालिटी पढ़ाएगा? तो क्या क्वालिटी आपको ट्रेन मैन पावर मिलेगी? जब आप 500 वाले को 50,000 दोगे तो सर्टेनली कुछ तो अंतर आएगा। और सुधार को मध्य प्रदेश में उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। मंडीदीप भी है भोपाल में, लेकिन उसको वो क्षमता नहीं। शायद आपकी भी कोई फैक्ट्री मंडीदीप में आपके परिवार की है? थी। तो मंडीदीप आपने भी देखा है कि वहाँ की सड़कें खराब, सुविधाओं का अभाव, वहाँ से कई उद्योग छोड़ कर बाहर भग रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपसे असहमत हूँ। यस, ये बात जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हुआ। उसके दोनों कारण है। कुछ इंडस्ट्री जो मेंटेनेंस का पैसा है वो समय पे जमा नहीं करती है, वो भी एक कारण होता है। और कुछ जगह अफसरों की लापरवाही या प्रॉपरली सिस्टमेटिक काम ना होना,
कि भैया पहले सड़क बन गई, बाद में फैक्ट्रियां बन रही तो हेवी लोड आया, वो उतना लोड बियरिंग सड़क नहीं बनी। बाद में नाले निकाल रहे तो सड़कें टूट गई, बाद में पानी की लाइन आ रही तो सड़कें टूट गई, बाद में इलेक्ट्रिकल की पाइपलाइनें क्रॉस हो रही है तो सड़कें टूट गई। तो वो वापस रीवर्किंग इन टाइम का बजट और उसका इन टाइम मेंटेनेंस का काम, इसलिए आजकल हमने दूसरा नियम बना दिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन हमसे मेंटेनेंस का काम मांग रही है, एक बार पूरा ठीक करके हम उन्हीं को हैंड ओवर कर रहे हैं। तुम पैसा इकट्ठा करो, तुम मेंटेन करो। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम नीति बनाना, वातावरण बनाना, मार्केट का सपोर्ट करना, फाइनेंस का सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करना, मैन पावर को जरूरत के अनुरूप ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता कराना, ये हमारा काम है। अभी आप बेंगलोर गए थे मुख्यमंत्री जी, और आप बेंगलोर गए थे, इसके पहले भी आप लोग मुंबई भी गए थे। आपको क्या संभावना दिखती है जीआईएस में एमएसएमई को लेकर, कितना फ्रूटफुल होने वाला है? देखिए, जीआईएस में अभी हमारा फोकस ज्यादा स्टार्टअप और आईटी पे ज्यादा है। एमएसएमई का हम सोच रहे हैं कि एक अलग से भी काम करें, क्योंकि क्या है, हमारी संख्या हजारों में आएगी। जी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1.5 साल में 5,000 इंडस्ट्री मैंने चालू कर दी, तो मैं थोड़ा सा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद तय करेंगे कि क्या एमएसएमई को अलग से करें। एमएसएमई अलग समिट करने की बात कर रहे हैं आप? ताकि हम सोच रहे हैं ताकि उन 5,000 लोगों को भी एक अवसर मिले। अभी तक जो सिस्टम बनाया था शिवराज सरकार ने कि 3 दिन की ग्लोबल समिट होती थी, जिसमें पहला दिन एमएसएमई को दिया जाता होता था, अभी भी है। तो हम एमएसएमई के बजाय हम सोच रहे हैं उसे केवल स्टार्टअप और आईटी पे फोकस कर दें, क्योंकि एमएसएमई रिक्वायर्स मोर अटेंशन, मोर टाइम। लार्ज इंडस्ट्री में बहुत हाईली रिफाइंड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी जरूरतें अलग होती है, उनकी वो अलग होती है, इसलिए कई बार उसमें होता है। तो अभी तय होना है, कल शायद मुख्यमंत्री जी इस पे फाइनल अपना वर्डिक्ट दे या सप्ताह भर बाद दे, तो उस हिसाब से हम तय करेंगे। आपके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाना, उनको स्थापित कराने का विभाग है, दूसरा आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग है, जो इनके लिए नई टेक्नोलॉजी लाकर दे सकता है, और यदि दोनों मिल जाएं तो मध्य प्रदेश तरक्की कर सकता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन सकता है। तो क्या दोनों विभागों के बीच में तालमेल, संतुलन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग क्या नया कर रहा है? शायद मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए दोनों डिपार्टमेंट मुझे दिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने अभी आपको बताया कि हम हाइड्रोजन इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर हाइड्रोजन इकोनॉमी में क्या फैक्ट्रियां हाइड्रोजन से चलेगी, या गडकरी जो कहते हैं गाड़ियां हाइड्रोजन से? दोनों चीजें चलेगी। सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, कोयला या थर्मल, इनकी बजाय नेचुरल एनर्जी बने, ग्रीन एनर्जी बने। वो चाहे गाड़ी चलाने के लिए हो, चाहे घर की बिजली मेंटेन करने के लिए हो, चाहे पावर स्टोरेज के लिए हो, चाहे रेलवे चलाने के लिए हो, चाहे बसें और ट्रक चलाने के लिए हो। और ये सब चीजें इसलिए चलती है कि मैं 3 साल पहले पूरा जाके समझ के आया था, कोरोना के पहले जापान निजी, क्योंकि मेरा शौक है दुनिया की टेक्नोलॉजी को समझना और उसे नीचे तक उतारने का प्रयास करना। तो मैं तब भी गया था जापान, 2 बार गया था पिछले चुनाव के पहले, और कुछ टाई अप देख के आया, कैसे पावर स्टोर करते हैं, कैसे जापान ऑस्ट्रेलिया से पावर इंपोर्ट करता है इन हाइड्रोजन फॉर्म। फिर आपकी इसी हाइड्रोजन को आप अमोनिया मिलाकर उससे यूरिया भी बना सकते हैं। तो आपका इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल कैसे की। तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपना इंपोर्ट मिनिमाइज करना है। तो सबसे बड़े 3 आइटम हैं, पहला फॉसिल फ्यूल, दूसरा सेमीकंडक्टर। तो हम इन दोनों में आत्मनिर्भर इंडिया को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल एकदम
सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ गंभीर प्रयास दिख रहे हैं आपको मध्य प्रदेश बिल्कुल में? दिख कहाँ रहे हैं। कहाँ लगने वाली फैक्ट्री, कहाँ अब काम शुरू होने वाला है? इट इज प्रीमेच्योर क्वेश्चन, समय आने पे बताया मुझे ऐसा जाएगा। याद है कि आज से करीब 6 साल पहले जेपी इंडस्ट्रीज के जो जयप्रकाश जी थे, उनने इंदौर जीआईएस में ही कहा था कि वो सेमीकंडक्टर उद्योग मध्य प्रदेश में लगाने वाले हैं। 6 साल हो गए, अभी तक कोई नीति नहीं बन देखो दो चीज तो मान के चलो, इंटेंशन, फिर उसकी वर्किंग की प्लानिंग, और उसके बाद एग्जीक्यूशन। कई बार कई तकलीफें आती है, डिले भी होती है, ग्रुप में भी प्रॉब्लम्स आती है, दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, बट अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आप बढ़ोगे कैसे? तो सोचना तो पड़ेगा, प्लान तो करना पड़ेगा, उसी के बाद एग्जीक्यूशन का नंबर आएगा, उल्टा नहीं चल सकते। तो इसलिए सोच शुरू हुई है तो कभी ना कभी प्लानिंग के साथ काम भी होगा। नीमच बड़ी अपेक्षाएं रखता है आपसे, कुछ उद्योग की नई सौगात वहां दे रहे हैं आप? 146 नई इंडस्ट्री पिछले 2 साल में चालू करी है नीमच में। केवल नीमच में। इसमें मेन फोकस किस पर है? सभी टाइप के है, ऑयल सीड का है, सेमीकंडक्टर का है, इथेनॉल का है, फर्नीचर का है, रेडीमेड गारमेंट का है, और भी कई पत्थर के है, सीमेंट के पाइप से, कई चीज। चाइना को लेकर आपका विशेष कई हब्स है। वो दिखता है बार बार रुझान चीन को, कि आपने अभी बीच में इंदौर में ही कहा था कि टॉय के क्षेत्र में, मतलब खिलौना उद्योग भारत का चीन को मात दे सकता देखिए है। बहुत सिंपल बात है, हमको उल्टी गणित देखनी पड़ती है। इंपोर्ट के बड़े बड़े क्या आइटम है जिसमें मिनिमम टेक्नोलॉजी से आ जाए। लेकिन तो चीन उसमें चीन फर्नीचर, तो मोमबत्ती से लेकर हमारे जो दिवाली के दिए तक बना के देता तो है। अब वो तो हमारे कुमार इस का बार दिया महंगा पड़ता है उससे। इस बार तो नहीं आए दिवाली के दिए, इस बार तो लाइटिंग की डेकोरेटिव लाइटिंग नहीं आई, इस बार तो फटाके नहीं आए। तो आदमी भी साथ सजग हो रहा है कि उसके पैसे से चाइनीज व्यक्ति को रोजगार ना मिले, और हम भी सजग हो रहे हैं। हम सब मिलकर जब संयुक्त प्रयास ये जो करेंगे, ख्वाब है आपका कि भारत मध्य प्रदेश के उद्योग चीन के उद्योगों को मात दे देंगे, क्या ये साकार हो सकता है आप? यस 101%। मेरे क्लस्टर में जो फर्नीचर बनेगा वो चाइना से सस्ता, चाइना से बेहतर बनेगा। मेरे क्लस्टर में टॉयज बनेंगे चाइना से सस्ते, चाइना से बेहतर बनेंगे। रेडीमेड गारमेंट के जो क्लस्टर अभी आए, यूनिट्स जो आईपीआईपी ने लगाए, वो सब भी उस कास्ट रेंज में आएंगे। सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारे यूरोप के ओर हो जाएंगे तो तुरंत हम बांग्लादेश और श्रीलंका से जो अभी जा रहा है वो भी वापस इंडिया। हमारे यहाँ बिजली महंगी है, बांग्लादेश सब्सिडी देता है, वहाँ कपास का एमएसपी नहीं निर्धारित है, इसलिए वहाँ का कपड़ा सस्ता पड़ता है, पूरी दुनिया में जाता है। हमारे यहाँ हर चीज पर लिमिटेशन है, आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है। देखिए सॉरी, हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे उस पे कहते ना धीरे धीरे वातावरण बनता है। हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा थी जी। कि हम उसके आगे की सोच ही नहीं पा रहे थे पहले, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत ड्रास्टिक पॉलिसी में चेंज की है। समग्र विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इसी से निकला है। सकलेचा जी, आपको कोरोना के बाद आपको मंत्री बनने का अवसर मिला, 4 बार के आप विधायक हैं, और आपको आपका पसंदीदा विभाग दिया गया। ये शिवराज सिंह जी की बड़ी आपके प्रति स्नेह है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको यदि मंत्री बनने का अवसर पहले मिल जाता तो शायद मध्य प्रदेश के लिए और बेहतर काम कर सकते, क्योंकि अब सिर्फ 10 महीने का समय बचा है अगले चुनाव के लिए। अभी दोपहर का टाइम है, अभी सपने देखने का टाइम नहीं है, काम करने का समय है। लेट अस वर्क टुगेदर। सपने देखना छोड़े, जो यथार्थ है उस पे काम करें। आज मैं मंत्री हूं, ये यथार्थ है। आज मेरे को काम करना है, ये यथार्थ है। पहले हो गया होता तो ये होता, वो एक सपना है। तो मैं यथार्थ में इससे जुड़ा एक और सवाल, ये जो परिवारवाद की बात आती है बार बार, तो क्या कहीं आप पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी स्वर्गीय के परिवार से हैं, इसलिए आप अभी तक पीछे रहे? मैंने फिर बोला ना, कल्पनाओं के क्वेश्चन का उत्तर देकर एक नई विषयों को जागृत करके अपनी एनर्जी का डाइल्यूजन करना,
मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय आज के यथार्थ पे काम कर कर जो समय मिला उसका एक एक पल उपयोग करके जीवन में किसी के भी जीवन की कुछ सुविधा बढ़ा पाऊं तो मैं अपने जीवन को भाग्यशाली मानूंगा। धन्यवाद। 20 लाख जो रोजगार की आपने बात कही है, तो क्या ये 20 लाख रोजगार किस किस क्षेत्र में है, इसको क्लासिफाइड इसका चार्ट दे देंगे अगर आप चाहिए तो। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेजा जी आपको हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री के क्या सपने हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और बेरोजगारी मुक्त मध्य प्रदेश ये उनका संकल्प है जिसको वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। इंडिया न्यूज की खास मुलाकात में अगली बार हम मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।